आज सुनिए सुप्रसिद्ध युवा लेखक पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी खजुराहो। पंकज सुबीर की लिखी कहानियों में एक ऐसी कल्पना शक्ति है जिसे पढ़कर साहित्य में दिलचस्पी न रखने वाले लोग साहित्य प्रेमी बन जाते हैं। आइए सुनते हैं पंकज सुबीर की कहानी खजुराहो, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाहर बहुत तेज़ बिजली की कौंध हुई है। क्षण भर बाद ही कान के पर्दे फाड़ते हुए गड़गड़ाहट का स्वर गूंजा। बादल के गरजने के साथ ही बाहर बरसात की रफ्तार भी तेज़ हो गई। नेहा आज सुबह ही इस होटल में आकर रुकी है। उसकी कंपनी मध्य प्रदेश की एक उभरती हुई होटल कंपनी है। प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थलों पर इस कंपनी के होटल आ चुके हैं। बाकी बचे पर्यटन स्थलों पर भी कंपनी होटल खोलने के प्रयास में लगी हुई है। कुछ पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां ज़मीन की दरें आसमान को छू चुकी, इसलिए उन पर्यटन स्थलों के आसपास के स्थानों पर कंपनी संभावनाएं तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है खजुराहो। दुनिया भर में मैथुन मूर्तियों वाले मंदिरों के लिए चर्चित। चंदेल राजाओं द्वारा 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के अपने शासनकाल के दौरान खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। खजुराहो तो नहीं, लेकिन खजुराहो से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय छतरपुर में एक पुरानी हवेली के बारे में जानकारी लेने आई है नेहा। ये हवेली पहले से ही एक होटल के रूप में संचालित है। इसका मालिक पहले अपने परिवार के साथ इसी हवेली में रहता था। पूर्वज छतरपुर के राजा के यहाँ मुनीम का काम करते थे। हवेली उसी अधिकार से मिली हुई थी। बाद में राजा रजवाड़े तो समाप्त हो गए, पर हवेली मुनीम के परिवार के पास ही बनी रही। फिर 4-5 साल पहले अचानक वे लोग छतरपुर छोड़कर दिल्ली में बस गए, तो इसे होटल में बदल दिया। होटल का नाम हवेली ही रहने दिया। हवेली के मालिक दिल्ली जाते समय अपनी 1-2 कारें और हवेली के कर्मचारियों को यहीं छोड़ गए थे। कारें होटल में ठहरने वाले गेस्ट के काम आती हैं और कर्मचारी हवेली से होटल के कर्मचारी बन गए हैं। ये हवेली होटल कुछ खास चल नहीं रही है, तो मालिक अब इसे बेचना चाहता है। नेहा होटल हवेली की पहली मंजिल पर स्थित एक स्वीट में रुकी है। सुबह यहाँ पहुँचने के बाद नेहा ने पूरी हवेली को घूम कर देखा। पीले बलुआ पत्थरों से बनी हुई यह हवेली राजस्थानी हवेलियों की तरह ही है। वही झरोखे, मेहराबें, छज्जे, गलियारे, दालान, बारजे, आले और वैसे ही नक्काशीदार दरवाजे, खिड़कियां, खंभे और मुंडेरे। घूमते हुए नेहा ने देखा कि 1 या 2 कमरों को छोड़कर मैनेजर ने सारे कमरे उसे खोल खोल कर दिखलाए। इसका मतलब लगभग पूरा होटल खाली पड़ा है, अर्थात होटल सचमुच ही ठीक से नहीं चल रहा है अभी। नेहा और उसका पति विनय दोनों ने ही टूर एंड ट्रेवल्स में MBA किया हुआ है। इंदौर से MBA करने के दौरान ही प्रेम हुआ और फिर जॉब लगते ही दोनों ने शादी भी कर ली। शादी को भी अब 4-5 साल हो चुके हैं। अभी 2 से 3 नहीं हुए हैं दोनों। भविष्य को लेकर जो प्लानिंग दोनों ने की है उसमें बच्चा है तो, मगर अभी नहीं है। कुछ सालों बाद के लिए उसे योजना में शामिल किया हुआ है। विनय एक एयरलाइंस कंपनी में ग्राउंड स्टाफ में है। फ़िलहाल पुणे में पोस्टेड है। दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक ही शहर में रह सकें, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल मशीन की तरह पैसा कमाने में लगे हैं दोनों। इंदौर में कहीं किसी अपार्टमेंट में फ्लैट भी बुक कर दिया है 20 साल के लोन पर। उसकी भी किश्तें शुरू हो चुकी हैं। नेहा ने लोन पर ही कार भी ली हुई है, उसकी भी किश्तें जाती हैं। बरसात तेज हो गई तो खिड़की के पास से हटकर नेहा कमरे में आई और रीडिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। टेबल के पीछे दीवार पर एक छोटा सा बुक शेल्फ है जिसमें कुछ किताबें रखी हैं। बुक शेल्फ के सबसे नीचे वाले खाने के आधे हिस्से में कुछ किताबें खड़ी रखी हैं और बाकी के आधे खाली हिस्से पर एक डायरी आड़ी रखी हुई है। भूरे कत्थई रंग की पुरानी सी डायरी। नेहा की घूमती हुई नज़रें डायरी पे आकर स्थिर हो गईं। उसने उत्सुकता के साथ उस डायरी को उठा लिया। कुछ देर तक उसके कवर पर हाथ फेरती रही, फिर उसे खोल लिया। डायरी के पहले पन्ने पर कुछ रेखा चित्र बने हुए हैं। इन रेखा चित्रों में कुछ आकृतियाँ, कुछ चेहरे से दिख रहे हैं,
पर सब कुछ बहुत जटिल है। नेहा कुछ देर तक उन रेखा चित्रों को देखती रही, फिर उसने पन्ने को पलट दिया। अगले पन्ने पर किसी ने धुआं या बादल जैसा कुछ रेखा चित्र बनाने की कोशिश की है और ऐसा लग रहा है जैसे बनाते बनाते छोड़ दिया है। फिर नीचे लिखा है, मैं ख्वाब देख रही हूँ कि वो पुकारता है और अपने जिस्म से बाहर निकल रही हूँ मैं। लिखने वाले ने कैलीग्राफी करने की कोशिश की है शेर को लिखते समय। नेहा ने पन्ना पलट दिया। अगले पन्ने पर स्त्री का अधूरा सा हवा में घुलता हुआ रेखा चित्र बनाया गया है और नीचे एक और शेर लिखा है, तेरे बदन की खलाओं में आँख खुलती है, हवा के जिस्म से जब जब लिपट के सोती हूँ। दूसरे शेर को भी पहले जैसा ही पाकर नेहा की उत्सुकता बढ़ गई है। क्या है ये सब? किसकी डायरी है ये? और यदि किसी की निजी डायरी है तो यहाँ क्यों रखी है? नेहा के दिमाग में कई सारे सवाल एक साथ पैदा हो गए। सवालों में उलझे हुए ही उसने पन्ना पलट दिया। अगले पन्ने पर खजुराहो की एक मैथुन मूर्ति का रेखा चित्र है, मगर यहाँ मूर्ति के रेखा चित्र के साए की तरह एक और रेखा चित्र है, स्त्री और पुरुष का, जैसे मूर्ति का ही प्रतिबिंब हो। नीचे लिखा है, बदन के दोनों किनारों से जल रही हूँ मैं, कि छू रही हूँ तुझे और पिघल रही हूँ मैं। नेहा को इतना तो समझ आ गया कि ये डायरी किसी स्त्री की है, मगर किसकी? उत्कंठित मन से उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर फिर एक रेखा चित्र है, मगर यहाँ रेखा चित्र में शामिल पीठ किए हुए पुरुष का कमर से ऊपर का हिस्सा शिल्प रूप में है, मगर कमर से नीचे का हिस्सा रेखा चित्र बनाने वाले ने इंसानी शरीर की ही तरह बनाकर पूरा कर दिया है। पुरुष के कूल्हों की गोलाइयाँ, जंघाओं की मांसपेशियाँ, पिंडलियाँ, एड़ियाँ सब सुडौलता के साथ रेखा चित्र में बना दी गई हैं। नीचे लिखा है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कवाएं कतर के देखते हैं। नेहा ने डायरी बंद कर टेबल पर रख दी, जैसे किसी निषिद्ध क्षेत्र में गलती से प्रवेश करने के बाद कदम वापस खींच ले कोई। कुछ देर तक टेबल पर रखी डायरी को देखती रही, फिर कुर्सी से उठकर बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी असल में एक झरोखा है, जिसमें नक्काशीदार खंभों पर मेहराबदार छत है। ये झरोखा जिस तरफ खुलता है उसी तरफ कुछ दूर से होकर रेल की पटरी है। थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ से ट्रेन गुजरती रहती है। आसपास के कमरों के झरोखे भी इसी तरफ खुले हुए हैं। इन झरोखों के बीच बहुत अधिक दूरी नहीं है। नेहा झरोखे में आकर कुर्सी पर बैठ गई और सामने की तरफ के दृश्य को देखने लगी। कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहने के बाद जब नेहा की नज़रें घूमती हुई बगल के झरोखे पर आईं तो उसने देखा वहाँ भी कुर्सी पर एक स्त्री बैठी हुई है। वो स्त्री उसी की तरफ देख रही है। जैसे ही नेहा की नज़रें उस स्त्री से मिलीं, उस स्त्री के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रत्युत्तर में नेहा भी सौजन्यतावश मुस्कुरा दी। नेहा ने देखा वो स्त्री 30-35 वर्ष की है। सफ़ेद ब्लाउज के साथ गहरे हरे रंग की साड़ी पहने हुए है। नमस्ते। नेहा का अवलोकन स्त्री द्वारा किए गए अभिवादन से टूट गया। जी नमस्ते, नेहा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन का उत्तर दिया। इंदौर से आई हैं ना आप? स्त्री ने बात को आगे बढ़ाया। जी, मैं इंदौर से आई हूँ। और आप? नेहा ने उत्तर के साथ प्रश्न भी किया। मैं वैसे तो भोपाल की हूँ, पर अब तो यहीं की हूँ, उस स्त्री ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम नेहा है। मैं अपनी कंपनी की तरफ से इस हवेली को देखने आई हूँ। हमारी कंपनी इस होटल को टेक ओवर करना चाहती है। नेहा ने अपना परिचय दिया। जी, मुझे पता है। मुझे होटल के स्टाफ ने बताया था आपके बारे में कि आपकी कंपनी इस होटल को खरीदने वाली है। चलिए अच्छा है, आपकी कंपनी खरीद लेगी तो हवेली बच जाएगी, उस स्त्री ने कुछ ठहरे हुए स्वर में कहा। आप? नेहा ने अपने प्रश्न को हवा में छोड़ दिया। ओह सॉरी, मैं अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम सुजाता है। मैं इतिहास पढ़ाती हूँ, इतिहास खोजती भी हूँ, इसलिए अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। हमेशा यहीं ठहरती हूँ। दिन भर इतिहास की खोज में भटकती हूँ, रात को लौट आती हूँ। हाँ, इस बार मुझे अपना पसंदीदा स्वीट नहीं मिल पाया क्योंकि वो आपके लिए बुक था। मैं हमेशा उसी में ठहरती हूँ। और हाँ, ड्राइवर और कार भी इस बार आपके कारण मुझे नहीं मिल पाए। मुझे बाहर से हायर करना पड़ा। उस स्त्री ने कुछ अपनेपन से शिकायत की।
सॉरी सुजाता जी, मेरे कारण आपको परेशानी हुई इस बार, नेहा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो खुशी है कि आपकी कंपनी इस होटल को खरीद रही है, नहीं तो मुझे लगता था कि जल्द ही मुझे किसी नए होटल की तलाश करनी पड़ेगी। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा भी बस मुस्कुरा दी। वहाँ बुक शेल्फ में कोई डायरी है अभी भी? नेहा के कुछ नहीं कहने पर उस स्त्री ने पूछा। जी है, नेहा ने कुछ आश्चर्य के साथ उत्तर दिया। आपने पढ़ी? उस स्त्री ने प्रश्न किया। बस खोली ही थी, शुरू के 3-4 पेज पढ़े। किसी की पर्सनल बातें लिखी हैं और थोड़ी अजीब सी बातें हैं, इसलिए आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, नेहा ने उत्तर दिया। ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो पूरी पढ़ी है, अच्छी है, आप भी पढ़िए। आप पढ़ लेंगी तो फिर बातें करेंगे उस पर। किसी भी किताब को पढ़े बिना उसे खारिज कर देना ठीक नहीं है। सहमति या असहमति एक अलग बात होती है। उस स्त्री ने कुछ गंभीर स्वर में कहा। नेहा कुछ उलझन में रही, कोई उत्तर नहीं दिया। कल दिन में तो आप शायद खजुराहो जाएंगी, आज रात पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फिर कल रात को बात करेंगे उस पर। उस स्त्री ने नेहा को चुप देखकर कहा। जी, आप कह रही हैं तो आज रात सोने से पहले पढ़ने की कोशिश करूंगी। पता नहीं कितनी पढ़ पाती हूँ, आदत छूट गई है पढ़ने की, नेहा ने उत्तर दिया। आदतें छूटती नहीं हैं, बस होता यह है कि नई आदतों के पीछे पुरानी आदतें छिप जाती हैं, दब जाती हैं। जरा कुरेदो तो राख में से चिंगारी चमक उठती है, उस स्त्री ने कहा। नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया। सोच रही होगी तुम कि न जान न पहचान और बस मैं आदेश दिए जा रही हूँ। क्या करूँ, एक तो शिक्षक हूँ और दूसरा तुमसे 5-6 साल बड़ी भी हूँ, उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब एक आदेश और ले लो, कमरे में जाकर खाना ऑर्डर कर दो, नहीं तो बचा कुचा ही मिलेगा। इस होटल में सबसे बड़ी समस्या है खाना। तुम्हारी कंपनी जब टेक ओवर करे तो सबसे पहले इसी समस्या को दूर करना, उस स्त्री ने कुर्सी से उठते हुए कहा। स्त्री ने अचानक ही नेहा को आपकी जगह तुम कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया है। जी, चिंता मत कीजिए, आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे होटल्स का सबसे मजबूत पक्ष हमारा F&B ही होता है। कहते हुए नेहा भी उठकर खड़ी हो गई। उस स्त्री ने मुस्कुराकर सीधे हाथ का अंगूठा ऊंचा किया और पलटकर अंदर चली गई। नेहा कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर वो भी पलटकर कमरे में चली गई। रात को खाना खाने के बाद जब नेहा सोने के लिए बिस्तर पर आई तो उस डायरी को भी साथ ले आई। शाम को जहाँ तक डायरी को देख चुकी थी उसके आगे का पन्ना खोला। 3-4 पन्नों में रेखा चित्र ही बने हैं, कुछ विचित्र से रेखा चित्र। रेखाएं, वलय, त्रिकोण और बिंदुओं को एक दूसरे में गूंथ कर बनाए गए रेखा चित्र। हर रेखा चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है। हर प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर के अपूर्ण गोलाकार हिस्से में कुछ चेहरे हैं, कहीं कहीं कुछ हाथ भी हैं, हवा में उठे हुए हाथ, कुछ थामने को आतुर हाथ। नेहा गौर से उन रेखा चित्रों को देखती रही। 3-4 पन्नों के बाद एक बार फिर रेखा चित्र और शेर का समन्वय मिला नेहा को। बायां पन्ना कोरा है, मगर दाएं पन्ने पर ठीक बीच में एक शेर लिखा है। मोहब्बत के ठिकाने ढूंढती है बदन की ला मकानी मौसमों में। शेर के ठीक ऊपर एक लेटी हुई स्त्री का रेखा चित्र है, पीठ किए हुए लेटी स्त्री का रेखा चित्र। स्त्री के खुले हुए बाल शेर के अक्षरों शब्दों से होकर नीचे की तरफ लटके हुए हैं। कुछ देर तक नेहा रेखा चित्र को देखती रही, फिर उसने पन्ना पलट दिया। एक बार फिर बायां पन्ना खाली है, मगर दायां पन्ना सुंदर हस्तलिपि से लिखी हुई इबारत से भरा हुआ है। नेहा ने पढ़ना शुरू कर दिया। हर बार एक अधूरापन छूट जाता है, ऐसा लगता है जैसे अब यही अधूरापन नियति बन चुका है। हर बार मंजिल से 2 कदम दूर ही सफ़र समाप्त हो जाता है। कितनी रातें उस मंजिल के पत्थर को छूने की उम्मीद में गुजर चुकी हैं और आगे भी जाने कितनी इसी तरह से बीतनी हैं। वही सन्नाटा, वही सूनापन और वही अधूरापन अंत में दामन में लिए लौट आती हूँ। उन अधूरे सपनों के फूलों को सुबह उठकर मन की नदी के तेज़ बहाव में छोड़ देती हूँ। पता नहीं वे कहाँ पहुँचते हैं। हर शाम एक उम्मीद की शाम होती है, लेकिन हर सुबह उस उम्मीद की किरचों को बटोरने में बीतती है।
लेकिन किरचें भी पूरी तरह से कहाँ साफ हो पाती हैं, कहीं ना कहीं बची रह जाती हैं, चुभी रह जाती हैं, मन के अंदर कहीं गहरे चुभी रहती हैं, किसी न किसी नासूर को जन्म देने के लिए। तन के नासूर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन के नासूर कहाँ ठीक हो पाते हैं। मन चाहता है कि पहाड़ की चोटी पर पहुँचे, चोटी पर हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट को महसूस करे और पिघले हुए लावे के उड़ते फूलों की चोट साथ लिए शिखर से वापस लौटे। लेकिन ये सब कुछ बस एक बड़े से काश का हिस्सा होते जा रहे हैं। काश, काश, काश। पूरा पन्ना पढ़ने के बाद नेहा कुछ देर को सोचती रही, फिर उसने पन्ना पलट दिया। दायां पन्ना फिर पिछले पन्ने की तरह इबारत से भरा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ बोल्ड अक्षरों में इबारत का एक शीर्षक भी है। दुनिया का सबसे अपवित्र शब्द पवित्र है। दुनिया को 2-3 बार लिखकर बोल्ड किया गया है और नीचे अंडरलाइन भी है। नेहा ने पढ़ना शुरू किया। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी हमें एक ही शब्द के कारण होती है, पवित्र शब्द के कारण। अगर ये शब्द हमारे अंदर, हमारे दिमाग में बचपन से ही नहीं डाली जाए तो हमारी जीवन बहुत आसान हो। हम कुछ भी अपने मन का करने आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पवित्र और अपवित्र का द्वंद्व सामने आकर खड़ा हो जाता है। किसने तय किया है कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है? जो हमारे मन को भा रहा है, जो कुछ हमें करना अच्छा लग रहा है और उससे किसी दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, वो अपवित्र कैसे हो सकता है? हम खुद क्यों नहीं तय कर सकते कि हमारे लिए कौन सा कार्य पवित्र और कौन सा अपवित्र? क्यों सदियों पुरानी परंपराएं हमारे लिए तय करती हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत? हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं जो सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। हम सबके हाथों में परंपराओं की हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर हमसे कहा जा रहा है कि ऐसे ही जीना है। मेरा मन इन दिनों वो सब कुछ करने को बहुत उतावला होता है जिसे अपवित्र कहा जाता है। मन का भी क्या कसूर, जो पवित्र है उससे तो कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, तो फिर क्यों ना अपवित्र ही हो जाया जाए। पहला पन्ना पढ़ने के बाद नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि लिखने वाला क्या लिखना चाह रहा है, मगर अब इस दूसरे पन्ने ने कहानी को थोड़ा खोल दिया है। नेहा ने उत्सुकता से अगला पन्ना खोला। प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं लहरें ये तमाशा देखकर। क्या अजब खेल है कि हमारे आसपास कितने ही दरिया बह रहे हैं, मगर हमसे कहा गया है कि नहीं, नियम है कि तुमको बस एक ही दरिया से पानी पीना है, एक ही दरिया में बहना है। क्या सितम है कि हमारा ही दरिया सूखा पड़ा है, हमारी प्यास बढ़ती ही जा रही है। जब भी खजुराहो से लौटती हूँ तो अपने अंदर एक बागी मन लेकर लौटती हूँ, मन जो हर प्रतिमा को साकार देखना चाहता है, साकार करना चाहता है। इन मूर्तियों में सबसे ज़्यादा आकर्षित मुझे जो एक बात करती है वो है इन मूर्तियों के चेहरों पर का आनंदमय उल्लास। कैसा अद्भुत उल्लास है उन चेहरों पर। मेरा मन उसी उल्लास में डूबना चाहता है। कल क्यूएच दरिया के पास आई तो मेरे मन ने किया कि कैसा खूबसूरत दरिया है, इसका पानी तो तमाम उम्र की तृष्णगी को मिटा देगा। मन ने कहा पैर बढ़ा और उतर जा दरिया में, मगर फिर दिमाग ने ऐन मौके पर आकर रोक दिया कि नहीं, ये तो गुनाह है। दरिया बहता हुआ चला गया और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। इन दिनों ये दरिया मेरे आसपास से होकर ही बहता है और मैं बस बैठी हुई देखती रहती हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे अपने दरिया में कब पानी आता है और उतने वेग से आता है कि उसके पानी की उछाल मेरे अंदर की प्रतीक्षारत उछाल से मिलकर सम पर आए और उस उछाल की उंगलियां पकड़कर मैं आसमान को छू लूँ, कम से कम एक बार तो छू लूँ। डायरी पन्ना दर पन्ना अपने आप को खोल रही है, उसका रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहा है। नेहा सोच रही है कि आखिरी बार कब उसने और विनय ने, इन दिनों सब कुछ तो औपचारिक सा होकर रह गया है। महीनों बीत जाते हैं बीच में। डायरी लिखने वाले की तरह उसका मन भी तो भटकता है। पुरुष देह यष्टियाँ उसे भी इसी तरह अपनी तरफ खींचती हैं। कितनी बार उसने भी तो शायद ऐसा ही सोचा है, मगर हर बार डायरी ने जैसे उसके अंदर रखी एक बंद डायरी को भी खोल दिया है। नेहा ने डायरी का अगला पन्ना खोल दिया। यहाँ दाएं पन्ने के सबसे ऊपर एक विचित्र सा रेखा चित्र बना है जिसमें कुछ तितलियाँ हैं जिनके पंख आधे अधूरे हैं।
रेखा चित्र के नीचे बहुत से बिंदु हैं और नीचे अंडरलाइन करके लिखा है, तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह ना थी। कहाँ पे प्यास थी दरिया, कहाँ बनाया गया। कुछ लाइनें छोड़कर कुछ नीचे से लिखना शुरू किया गया है। आज जब डीएस दरिया ने हवा के झोंके की तरह अचानक कमरे में प्रवेश किया तो कमरे की फिजा एकदम से बदल गई। ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान के बीचों बीच तपती धूप में बने हुए इस कमरे में अचानक फूल ही फूल खिल गए हैं। तितलियाँ उड़ने लगी हैं, तितलियों के परों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हवा में मोर पंख बिखर गए हों जो जिस्म को अपनी छुअन से सहलाते हुए तैर रहे हैं। मन कर रहा है कि इस छुअन का पैरहन बना लूं। मैं चाह रही हूँ कि हवा में तैरने लगूं उन तितलियों और मोर पंखों के बीच, उनका एक एक लम्स बीज लूँ अपने पर। मगर मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये सब एक सपना है। मैं चाह कर भी सपने को थाम नहीं पा रही। तितलियाँ हवा में घुल रही हैं, मोर पंख धुआं हो रहे हैं। कमरे में अचानक बह आया दरिया हवा के झोंके की तरह चला गया है। मैं फिर अकेली रह गई हूँ। पूरा पन्ना पढ़कर नेहा ने डायरी के खुले हुए हिस्से में अपनी उंगली रखकर डायरी को बंद कर दिया। डायरी पर सिर टिकाकर सोचने लगी। इन यात्राओं में कितनी ही बार उसे भी तो लगता है कि कभी कोई एक रात अपने लिए भी जी ले। 6 महीने पहले जब कंपनी के काम से दिल्ली गई थी तो रात के समय कमरे में खाना लेकर आए उस सुंदर नौजवान वेटर को देखकर उसने भी तो कुछ ऐसा ही सोचा था जैसा इस डायरी में लिखा है। हम क्यों आगे बढ़कर थाम नहीं पाते अपने सपने को, क्यों रुक जाते हैं। नेहा डायरी पर सिर टिकाए सोच रही है कि क्या विनय के साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा। क्या उसके अंदर भी कहीं किसी को देखकर ऐसी चाहतें जन्म लेती होंगी। डायरी को फिर से खोलकर नेहा ने अगला पन्ना खोल लिया। इस पन्ने पर पन्ने के किनारे किनारे कुछ रेखाएं बनी हैं, जैसे कोई शरीर बनाते बनाते छोड़ दिया गया हो। रेखाओं से बची हुई जगह पर लिखा हुआ है, 2 दरिया भी जब आपस में मिलते हैं दोनों अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं। आज सब डोरियां खोल दी। बहने के लिए सबसे ज़रूरी है डोरियां खोल देना। शायद आज का दिन अनुकूल भी था इसके लिए। चारों तरफ सहरा ही सहरा था आज, एकदम सुनसान और खामोश सहरा। इंसान तो क्या, हवा की भी आवाज़ नहीं, आहट नहीं। और ऐसे में QH दरिया मेरे कमरे में बह आया। मैं कुछ देर दरिया को देखती रही, फिर बिना कुछ सोचे समझे दरिया की लहरों में कूद गई। दरिया कुछ देर तक तो हैरत में रहा, फिर धीरे धीरे उसकी लहरों की रवानगी मुझे अपने साथ लेते हुए बहने लगी। उफ़, क्यों इतने दिनों की देर की मैंने, क्यों नहीं पहले हिम्मत की। दरिया के लहरों में जो वेग था उसी की तलाश थी शायद मुझे। स्पर्शों की बूंदें कहाँ कहाँ गिरीं अब तो मुझे याद भी नहीं, पर मुझे इतना याद है कि हर उस जगह पर गिरीं जहाँ मैं चाहती थी। जैसे उस दरिया में तेज़ मूसलाधार बरसातों का पानी था, पहाड़ों से उतरता हुआ। इतना उफान, इतना वेग, इतनी प्रचंडता, मगर उसके बाद भी जिस्म पर जैसे कोई मोर पंख तैर रहा था। उस दरिया की लहरों की छुअन हर उस जगह तक गई जहाँ बरसों से कोई नहीं गया था। और फिर जैसे कई युगों बाद मेरे अंदर खजुराहो विस्फोट हुआ। दरिया मेरे अंदर के परम विस्फोट को सम करते हुए आसमान की तरफ उठता चला गया। आसमान को छूकर हम बरसात की तरह बिखर गए। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं वर्षा ऋतु की पृथ्वी की तरह हरी हो चुकी हूँ। जैसे युगों बाद मैंने इस हरेपन को महसूस किया। नेहा ने बेचैन होकर डायरी को बंद कर दिया। उसे लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। नेहा पलंग से उठी और कमरे में रखी टेबल पर रखी पानी की बोतल से ग्लास में पानी डालने लगी। पानी लेकर वो झरोखे की तरफ बढ़ गई। झरोखे के बाहर रात निशब्द बह रही है। झरोखे में खड़े होकर नेहा पानी पीती रही। कुछ देर बाद वापस लौट आई। पलंग पर आकर नेहा ने एक बार फिर डायरी को खोल लिया। जहाँ छोड़ा था वहाँ से अगले पन्ने पर पढ़ना शुरू कर दिया। इस पन्ने पर सीधे ही ऊपर से लिखना शुरू कर दिया गया है। आज फिर मुझसे कहा दरिया ने, क्या इरादा है, बहा ले जाऊं? QH दरिया बार बार मेरी रूह के रास्ते से होकर बह जाता है इन दिनों। हर बार ये सफ़र एक विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है। इन दिनों जब मैं QH के साथ परवाज़ भरती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आसमान कितना विस्तृत है, उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत जितना देखने के लिए हमें बाध्य रखा जाता है। उड़ना और बहना जीवन में बहुत ज़रूरी है।
उड़े बिना पता नहीं चलता कि आकाश का विस्तार कितना है, और बहे बिना पता नहीं चलता कि पृथ्वी की सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं। हमारे हिस्से का दरिया हमें कहीं बहा कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो हमें बहाते बहाते थकने लगता है, ऊबने लगता है। एक रास्ता किसी को भी उबा देती है। क्यूएच दरिया ने मुझे एक बार फिर जीवन से भर दिया है। मैं बह रही हूँ, बहती ही जा रही हूँ। दिशाओं का पता नहीं, पर दिशाएं याद रखने की अब इच्छा भी नहीं है। बहते ही रहना चाहती हूँ इसी तरह। नेहा कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने खुले हुए पन्नों की तरफ से डायरी को पलंग के किनारे पर उल्टा रख दिया। पलंग पर रखे हुए सारे तकियों को रख कर एक ऊंचा सिरहाना सा बनाया और उस पर सिर और पीठ को टिका कर लेट गई। फिर डायरी को उठाकर अगला पन्ना खोल लिया। पन्ने के किनारे पर किसी पुरुष की पीठ का दायां हिस्सा, कंधे से कोहनी तक का हाथ और गर्दन का थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ। ऊपर गर्दन बिंदुओं में विलीन हो रही है। पीठ और हाथ की मांसपेशियों को बहुत सुडौलता के साथ गढ़ा गया है। पन्ने के बाकी बचे हिस्से में लिखा गया है, ढूंढती हूँ मैं ज़मीं अच्छी सी, ये बदन जिसमें उतारा जाए। आज अंदर की पूरी हिम्मत जुटाकर डीएस दरिया में छलांग लगा दी। दरिया मेरे कमरे में था और मैं असमंजस में थी, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने आप से लड़ती हुई। पहली बार के लिए अपने अंदर की पूरी हिम्मत को एक बिंदु पर बटोर कर एकत्र करना होता है। जो कुछ पहली बार हो रहा होता है, बस वही निर्णायक होता है। फिर मैंने देखा कि दरिया बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और बस उसके बाद बस बहाव था और मैं थी। हर दरिया के बहाव में, उसके पानी में, उसकी गति में, उसके बहने के तरीके में कितना फ़र्क होता है। ये दरिया क्यूएच दरिया की तरह पहाड़ों से उतरकर बहने वाला तेज़ दरिया नहीं था। ये दरिया मंथर गति से बहने वाला दरिया था, मध्यम मध्यम बहने वाला, किंतु उसके मध्यम होने का भी एक आनंद था। ये दरिया सरापा जल तरंग बजाते हुए बह रहा था, जैसे चंदन वन में खड़े दरख्तों पर विषधर बिना आवाज़ किए चुपचाप बहते हैं। हर दरिया की बहन और छुअन अलग होती है। बहते हुए सोच रही थी कि शायद इसीलिए कहा जाता है कि दरिया को किनारे पर बैठकर देखते रहने से कुछ नहीं होता। दरिया क्या है, ये समझने के लिए दरिया में उतरना पड़ता है। कितने दिनों से दोनों दरियाओं को बहते हुए देख रही थी, तब कहाँ पता था कि हर दरिया दूसरे दरिया से अलग होता है। बाहर से देखने पर नहीं, अंदर उतरकर देखने पर। उस दरिया की तीव्र गति में जो आनंद था, वही आनंद इस दरिया मंथर गति में है। दरिया के साथ बहते बहते एक लहर को थाम कर मैं ऊपर उछल गई, जहाँ चांद था। चांद को छूकर उस पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ती हुई ज़मीन पर आ गई। यूँ चांद को छू लेना कब से मेरे मुलतवी सपनों में था। मेरी उंगलियां चांद की खुशबू से अब भी महक रही हैं। मेरे अंदर चांद की गंध बस गई है शायद। क्या है ये सब? किसने लिखा है ये सब? ये सब सच है या केवल किसी की कल्पना ही है? कुछ देर तक नेहा अपने विचारों में खोई रही। फिर उसने पन्ने को पलट दिया। जो पन्ना सामने आया उस पर बाईं तरफ कई लकीरें बनी हैं, बेतरतीब सी लकीरें। लकीरों के नीचे कुछ बोल्ड करके लिखा गया है, रास्ता दे कि मोहब्बत में बदन शामिल है, मैं फ़कत रूह नहीं हूँ, मुझे हल्का न समझ। फिर नीचे तरंग सी बनी है जो पन्ने के इस सिरे से उस सिरे तक गई है। तरंग के नीचे लिखा हुआ है, मैं प्रेम नहीं हूँ, मैं इस समय देह में हूँ। प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, बस देह होती है। लेकिन क्या होगा जब मेरे दरिया को पता चलेगा कि मैं दूसरे दरियाओं से भी गुजरती रह रही हूँ? शायद वो मुझे समाप्ति कर देना चाहे। भूल जाएगा कि मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ कहाँ से गुजरता रहा है। इन दिनों मैंने सोचना बंद कर दिया है और बस जी रही हूँ उस समय को जो मेरे हिस्से में आया है, जिसमें कई स्थगित सपनों को मेरी आँखें फिर से देख रही हैं। मुझे नहीं पता ये समय मेरे हिस्से में कब तक है, लेकिन अभी नहीं सोचना चाहती, बस जीना चाहती हूँ। अगर ये मेरा अंत है तो अंत के पहले भरपूर जीना चाहती हूँ। मैं मरते हुए जीना नहीं चाहती, जीते हुए मरना चाहती हूँ। नेहा ने आखिरी पंक्ति को 2-3 बार पढ़ा। मैं मरते हुए जीना नहीं चाहती, जीते हुए मरना चाहती हूँ। उस पंक्ति पर अपनी उंगलियां फिराती रही, फिर डायरी को उल्टा कर अपने सीने पर रख लिया। नेहा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सोच के साथ नींद भी अपना प्रभाव दिखा रही है। पलकों का भारीपन बढ़ रहा है।
अगले दिन खजुराहो के लिए निकलते हुए देर हो गई नेहा को। रात में देर तक डायरी पढ़ती रही, इसलिए सुबह देर से नींद खुली। खजुराहो में नेहा को बस एक सर्वे करना है कि वहाँ जो होटल हैं वे क्या फूड सर्व करते हैं, उनके टैरिफ प्लान्स क्या हैं और गेस्ट को क्या सुविधाएं वे प्रदान कर सकते हैं। अपना असली परिचय दिए बिना बात करनी है होटल के कर्मचारियों से, पर्यटकों से और हर उस व्यक्ति से जिससे जानकारी मिल सकती है, सर्वे के लिए ज़रूरी जानकारी। मैडम, पहले किस मंदिर पर जाना है? ड्राइवर ने कुछ अदब के साथ पूछा। ड्राइवर 27-28 साल का युवक है। नहीं मियाँ, किसी मंदिर नहीं जाना है, हमको कुछ होटल्स में जाना है। शाम तक बचा समय तो एक आध मंदिर पर जाकर कुछ टूरिस्ट से बात कर लेंगे, नेहा ने उत्तर दिया। होटल के ड्राइवर को होटल के सारे कर्मचारी मियाँ कहते हैं, इसलिए नेहा भी कल से वही कहकर पुकार रही है। दिन भर नेहा खजुराहो के होटलों के चक्कर काटती रही, हर जगह थोड़ा कुछ ऑर्डर कर मंगवाती रही और खाती रही। जहाँ संभव हुआ वहाँ अपने आप को टूरिस्ट बताकर होटल के कमरे भी देखे, होटल के कर्मचारियों से बातों बातों में जानकारी लेती रही। वापस गाड़ी में आकर अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर लेती। शाम होने से पहले उसका काम पूरा हो गया। कुछ पर्यटकों से बात करने के लिए किसी मंदिर जाना ज़रूरी है, इसलिए उसने मियाँ को किसी ऐसे मंदिर चलने को कहा जहाँ ज़्यादा पर्यटक आते हों। मियाँ ने कार को कंदारिया महादेव मंदिर की तरफ मोड़ दिया। कार से उतरकर मंदिर की तरफ जाते हुए नेहा ने मियाँ को भी साथ ले लिया। कंदारिया महादेव मंदिर जिस ऊंचे चबूतरे पर बना है, उस पर पहुंचकर नेहा बाहर की दीवारों पर बनी हुई मूर्तियां देखने लगी। यहाँ एक बार पहले भी आ चुकी है, मगर कल रात पढ़ी गई डायरी के उजाले में हर मूर्ति उसे नई और अलग दिख रही है। नेहा एक एक मूर्ति को ध्यान से देखती रही और सोचती रही कि कितना कुछ है इस देह में एक्सप्लोर करने का, और मर जाने तक हम कितना कर पाते हैं। कल रात पढ़ी हुई डायरी के बाद खजुराहो एकदम नए रूप में नेहा के सामने आ रहा है, जैसे उस डायरी ने इन मंदिरों, इन मूर्तियों को डिकोड कर दिया हो नेहा के लिए। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों अपने एक एक पैर पर खड़े हैं तथा दूसरे पैर को एक दूसरे की कमर पर पाश बनाकर लपेटा हुआ है, को देखकर नेहा ठिठक गई। मूर्ति में स्त्री और पुरुष की भंगिमाओं को देखती रही। स्त्री किसी नाव की तरह है और पुरुष उसे दरिया की तरह अपनी लहरों के सहारे संभाले हुए है। एक हाथ से स्त्री की पार्श्वत जंघा को और दूसरे से उसकी पीठ को, जैसे दरिया की दो लहरें किसी कश्ती को संभाले हुए हों। दरिया। नेहा को फिर डायरी की याद आ गई। याद आया कि इसी मूर्ति का एक रेखा चित्र डायरी के शुरू के पेजों पर बनाया हुआ है। नेहा वहीं रुकी हुई है, नज़र मूर्ति पर है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। कुछ देर बाद जब नेहा को याद आया कि मियाँ भी उसके पीछे चल रहा है और वो नेहा को इस मूर्ति में उलझे हुए देखकर पीछे रुका हुआ है, तो नेहा हड़बड़ाकर आगे बढ़ गई। रात का खाना खाकर कॉफ़ी का मग लेकर जब नेहा झरोखे में आई तो देखा सुजाता पास वाले झरोखे में नेहा के झरोखे की तरफ कुर्सी रखकर बैठी हुई है। नेहा की तरफ ही देख रही है। सुजाता ने आज भी गहरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। ब्लाउज़ कल की तरह सफ़ेद ना होकर काला है। बाहर का मौसम बरसात से भीगा हुआ है। बहुत तेज़ बरसात नहीं हो रही है, मध्यम मध्यम बौछारें गिर रही हैं। नमस्ते सुजाता जी, नेहा ने सुजाता से नज़रें मिलते ही कहा। नमस्ते नेहा, कहो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ठीक रहा, जिस काम से आई थी वो पूरा हो गया। अब शायद कल निकल जाऊंगी। पहले सोचा था कि 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, पर 2 दिन में ही काम पूरा हो गया। कल फर्स्ट हाफ में थोड़ा काम निपटाकर दोपहर बाद की ट्रेन से लौट जाऊंगी। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, बहुत जल्द पूरा हो गया काम? सुजाता ने प्रश्न किया। जी सुजाता जी, हम तो कॉर्पोरेट के गुलाम हैं। वो गाना तो आपने सुना होगा ना, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। बस हम भी यही करते रहते हैं। अभी तक की रिपोर्ट मेल की तो जवाब आया कि इतना काफ़ी है, लौट आओ। बस वापस जा रही हूँ। हम तो मैनेजमेंट की हवा के इशारे पर बहते रहते हैं, नेहा ने उत्तर दिया। सुजाता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नेहा की तरफ देखती रही। नेहा ने अपने झरोखे में रखी हुई कुर्सी को उठाकर सुजाता के झरोखे की तरफ बिल्कुल किनारे तक ले आई और वहाँ कुर्सी को रखकर उस पर बैठ गई। आपको हरा रंग बहुत पसंद है? नेहा ने बैठते ही पूछा। हम स्त्रियां पृथ्वी होती हैं, हम पर हरा रंग ही सबसे ज़्यादा सूट करता है, सुजाता ने कुछ गहरे स्वर में उत्तर दिया।
नेहा कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुजाता को देखती रही। डायरी पढ़ी? कुछ देर की चुप्पी के बाद सुजाता ने पूछा। हाँ, कुछ पन्ने पढ़े कल, पूरी तो नहीं पढ़ पाई, नेहा ने उत्तर दिया। क्या सोचती है उसके बारे में? सुजाता ने पूछा। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा कि वो स्त्री विवाहित होने के बाद भी दूसरे पुरुषों के साथ अपने सुख की तलाश कर रही है। अगर हम विवाह नाम के इस बंधन में हैं तो हमें इसका सम्मान भी करना चाहिए, नेहा ने कुछ अटकते हुए उत्तर दिया। विवाह? सुजाता के चेहरे की मुस्कुराहट कुछ गहरी हो गई। ऐसा क्या मिलता है विवाह से कि कोई इसका सम्मान करे? सुजाता की आवाज़ में थोड़ा उपहास आ गया है। आपको कुछ नहीं मिला? नेहा ने एकदम सीधा प्रश्न किया। सुजाता ने कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं दिया। मिला था ना, शुरू में 1-2 साल सबको मिलता है, दोनों को मिलता है। एक शरीर जो पूरी तरह से हमारे लिए होता है, मगर एक शरीर में 1-2 साल से ज़्यादा खोजने लायक कुछ नहीं होता है। उसके बाद हम जानने लग जाते हैं कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, और बस हम ऊबने लगते हैं। हम दोनों ऊबने लगते हैं। पुरुष इस ऊब का विकल्प बाहर कहीं तलाश लेता है, मगर हम तो स्त्री हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए उसके बाद का जीवन हम एक अनंत प्यास के साथ बिताते हैं। पुरुष यदि स्वतंत्र है तो स्त्री को वो स्वतंत्रता क्यों प्राप्त नहीं? कुछ उपहास के स्वर में कहा सुजाता ने। उस स्वतंत्रता से क्या हो जाएगा? पुरुष यदि बाहर स्वतंत्र है तो उससे क्या मिल रहा है उसे? नेहा का प्रतिरोध बस प्रश्न पूछने तक सीमित होता जा रहा है। क्या मिल रहा है? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता होगा, क्यों? क्योंकि वो नया सब बाहर ट्राई करता है, तुम्हारे पास वो बस काम निपटाने के लिए आता है। कुछ सालों बाद सारे पति बस हफ्ते 15 दिन में देह के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज करने आते हैं। उनको तुम्हारे विस्फोट से कोई लेना देना नहीं होता है। वे तो अपना विस्फोट होते ही कौड़ियाले सांप की तरह सरक कर बिला जाते हैं। तुम्हारे साथ केवल काम करने आया हुआ तुम्हारा पति बाहर उस काम में कला भी जोड़ता होगा। सुनो नेहा, ये जो काम है ना, ये बिल्कुल बेमानी होता है। इसमें अगर कोई एडवेंचर ना हो। तुम्हारी ज़िंदगी में भले ही अब एडवेंचर नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे पति के जीवन में भरपूर एडवेंचर होगा। सुजाता ने नेहा के प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से नेहा पर ही केंद्रित कर दिया। नेहा बात को अपनी तरफ मुड़ते देख एकदम कुछ नहीं कह पाई, बस थोड़ा सिर पिटा कर रह गई। तुमने मुझसे एक सीधा प्रश्न किया था, अब मैं पूछती हूँ, क्या उस डायरी को पढ़ते हुए तुमको ऐसा नहीं लगा कि काश ये डायरी मेरी होती? सुजाता ने कुछ देर की चुप्पी के बाद पूछा। नेहा इस सीधे प्रश्न से एकदम सिटपिटा गई, कुछ उत्तर नहीं दे पाई। मिल गया मुझे उत्तर, बस अब एक और प्रश्न का उत्तर दो। डायरी पढ़ते हुए तुम्हें अपने आसपास की कुछ पुरुष देह यष्टियाँ याद नहीं आई? सुजाता ने नेहा को चुप देखकर प्रश्न किया। नेहा ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। अब आप विवाह में नहीं हो? नेहा ने कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रश्न किया। मैंने निकाल लिया अपने आप को उससे बाहर। बहुत दिनों तक सुनती रही कि मेरे साथ उत्तेजना के आकाश में उड़ते समय वो मेरे स्थान पर दूसरी स्त्रियों के नाम लेता है। बाद में पूछने पर मुकरने के स्थान पर बेशर्मी से भद्दी हंसी हंसते हुए पूछता है, अच्छा मैंने ये नाम लिया था? एक दिन मैंने कहा उससे, सुनो, तुम्हारे शरीर के पसीने की सड़े लहसुन प्याज की तरह खट्टी बदबू, तुम्हारे सांसों से आती सड़ांध और तुम्हारे कमर के नीचे गंधाता हुआ स्मेग्गा, ये सब मुझसे नहीं झेले जाते। मेरा मन करता है कि एक जोरदार लात मारकर तुमको अपने ऊपर से हटा दूं। बस मुझे लात मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरी कही हुई बात ही उसके ईगो पर लात की तरह पड़ी। 1000 तरह की बदबुओं से गंधाते हुए आ रहे हो और मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं फिर भी सहयोगी की भूमिका निभाती रहूं? मैं केवल एक शरीर नहीं हूं तुम्हारी तरह। जब तुम दूसरी स्त्रियों के पास जा सकते हो तो मेरे पास भी विकल्प खुला हुआ है। सुजाता ने नेहा की बात का उस सधे हुए स्वर में उत्तर दिया। सुजाता के उत्तर ने नेहा को असहज कर दिया। वो कुछ और पूछने का साहस नहीं कर पा रही। तुमने अपने अंदर के विस्फोट का सुख अंतिम बार कब प्राप्त किया था नेहा? सुजाता ने कुछ गंभीरता से प्रश्न किया। नेहा एक बार फिर कोई उत्तर दिए बिना रह गई। सुजाता जिस तरह के आक्रामक प्रश्न पूछ रही है, उनके उत्तर नहीं है नेहा के पास। एक फिल्म है, उसे ज़रूर देखना, गुड लक टू यू लियो ग्रांडे।
फिल्म में एक 50-55 साल की नैन्सी नाम की महिला अपने 30 सालों के वैवाहिक जीवन से नहीं मिल पाए सुख की तलाश के लिए अपने पति की मृत्यु के बाद एक नौजवान सेक्स वर्कर लियो ग्रांडे को हायर करती है। नैन्सी बाकायदा एक लिस्ट लियो ग्रांडे को देती है कि उसे क्या क्या चाहिए। उस लिस्ट में वो विस्फोट भी शामिल रहता है जिसकी बात उस डायरी में है जो तुमने कल पढ़ी, जिसके बारे में बातें करना भी अपराध माना जाता है। नैन्सी 30 सालों से उस विस्फोट के लिए मुंतज़िर थी। लियो ग्रांडे जो एक 20-22 साल का नौजवान है, उसे वो सब कुछ प्रदान करता है जो उसकी लिस्ट में शामिल है। वो नौजवान किसी कुशल खिलाड़ी की तरह नैन्सी की उस लिस्ट को पूरा कर देता है। मैं, तुम और हमारे जैसी लाखों नैन्सियाँ अपनी लिस्ट अपने मन में लिए लिए ही मर जाती हैं। किसी लियो ग्रांडे से ये कहने का साहस नहीं कर पाती कि मेरी इस लिस्ट में वांछित वस्तुएं मुझे प्रदान कर दो। सुजाता ने गंभीर स्वर में कहा। लिस्ट बस स्त्रियों की ही होती है, पुरुषों की कोई लिस्ट नहीं होती। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वे भी तो सोचते होंगे। नेहा ने सुजाता के चुप होते ही प्रश्न किया। पुरुष की कोई लिस्ट नहीं होती क्योंकि वो तो किसी इच्छा को लिस्ट में आने का अवसर ही नहीं देता, पहले ही पूरी कर लेता है। तुम्हारे पति की कोई लिस्ट नहीं होगी, तुम ही अपने अंदर इसी तरह की एक लिस्ट लिए कब से घूम रही हो। वहाँ एक पतिव्रत लिए होटल में रुक रही हो, इतना साहस नहीं कर पा रही कि जिस ड्राइवर के साथ खजुराहो के मंदिर देखने जा रही हो उसे अपनी लिस्ट देकर रात को अपने स्वीट में बुला सको। तुम्हें करना चाहिए ये साहस। अब भी ये साहस नहीं करोगी तो ये लिस्ट एक दिन बाकियों की तरह तुमको भी मनोरोगी बना देगी और एक दिन मनोरोगी बनकर किसी मनोचिकित्सक के पास पहुंच जाओगी। उसके बाद का जीवन लाल पीली दवाइयाँ खाते हुए बिताओगी, दवाइयाँ जो बस तुम्हारे दिमाग के सोचने समझने की ताकत को कम करती रहेंगी ताकि तुम्हारे अंदर इच्छाओं के सांप अपने फन नहीं उठाएं। जाने कितनी स्त्रियां इस लिस्ट को अपने मन पर ढोते हुए मनोरोगी हो चुकी हैं। तुम भी कल शामिल हो जाओगी। एक बात याद रखना, हर मनोरोगी स्त्री के मन के रोग का कारण देह होती है। इस बार सुजाता का स्वर थोड़ा मुलायम हो चुका है। आप मुझे डरा रही हैं? नेहा ने इस बार थोड़े मजबूत स्वर में पूछा। नहीं नेहा, डरा नहीं रही, सावधान कर रही हूँ। कभी किसी मनोचिकित्सक के क्लिनिक में जाकर देखना, वहाँ बैठे हुए 10 मरीजों में से 9 मरीज महिलाएं होंगी। हम स्त्रियों के अंदर भी एक मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच जानती हो ना? कहते हुए सुजाता रुककर नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा ने नहीं में सिर हिलाया तो सुजाता ने आगे कहा, मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। ये प्रशांत महासागर में स्थित एक खाई है जिसकी गहराई 11,000 मीटर है, एवरेस्ट से भी लगभग 2,000 मीटर अधिक गहरी। ये 2,000 मीटर का अंतर स्त्री और पुरुष के बीच हमेशा बना रहता है। पुरुष कभी मारियाना ट्रेंच की गहराई की था नहीं पा सकता। मारियाना ट्रेंच का गहरा और ठंडा अंधेरा हमेशा मुंतज़िर बना रहेगा। हमें ही किसी लियो ग्रांडे का हाथ पकड़कर ले जाना होगा उस अंधेरे में। सुजाता ने बहुत प्यार के साथ गहरे स्वर में उत्तर दिया। आपने अपना लियो ग्रांडे तलाश किया? मेरा मतलब है आपको वो सब मिल गया जो आपके हिसाब से हर स्त्री को मिलना चाहिए? कुछ देर की चुप्पी के बाद नेहा ने प्रश्न किया। ये बस एक चांस की बात है नेहा, चांस कि आपको मिलने वाला अच्छे से जानता हो इस खेल को डिकोड करना। दुनिया का हर पुरुष सोचता है कि स्त्री देह के बारे में उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। दुनिया का हर पुरुष इस खेल का सबसे माहिर खिलाड़ी होने का दंभ लेकर जीता है, लेकिन हकीकत ये है कि 1000 में कोई एक पुरुष इस खेल को ठीक ठाक खेलना जानता है और 10,000 में से कोई एक ही इस खेल का एक्सपर्ट होता है, लियो ग्रांडे होता है। चांस की बात है कि वही लियो ग्रांडे आपको मिल जाए। कितनी स्पर्शातुर खलाएँ स्त्री देह में कहाँ कहाँ छुपी हैं, इन पुरुषों को पूरा जीवन पता नहीं चलता। हम स्त्रियां सारा जीवन साहिर की उस पंक्ति के सहारे काट देती हैं, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। कितने पुरुष जानते हैं कि पूर्व प्रणय स्त्री देह को उस सम पर ले आता है जहाँ से वो ये आनंद यात्रा प्रारंभ करती है। पुरुष बस प्रणय चाहता है, जबकि स्त्री प्रणय और पूर्व प्रणय दोनों चाहती है। पता है क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष की तरह नहीं है कि जब शरीर के खास हिस्से की स्वीकृति मिली और प्रणय प्रारंभ। पुरुष के लिए प्रणय बस एक अंग विशेष तक सीमित रहता है, जबकि स्त्री की पूरी देह इसमें पूरी सक्रियता से भाग लेती है। भाग लेने से पहले देह नींद तोड़कर जागना चाहती है। उसी कारण वह पूर्व प्रणय की मांग करती है।
जैसे किसी सितार को पहले तैयार करना होता है ताकि सारे तार सुर में आ जाएं। पुरुष केवल एक अंग के स्पर्श तंतुओं के आनंद के लिए शामिल होता है, जबकि स्त्री अपनी पूरी देह के स्पर्श तंतुओं के साथ श्रवण, घ्राण, चक्षु और रसना इंद्रियों को भी साथ लेकर शामिल होती है। सुजाता ने बहुत ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया। इतनी लंबी बात, मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ है? मैं समझ नहीं पाई। मैंने आपसे पूछा था, आपने अपना लियो ग्रांडे तलाश किया? नेहा ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तलाश लिया, ऐसा मैं कह सकती हूँ। सुजाता ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया। नेहा बस मुस्कुराकर रह गई। और यहीं तलाशा? सुजाता ने कहा। यहीं? नेहा ने पूछा। यहीं और यही जो तुमको होटल की कार में घुमा रहा है, यही मेरा लियो ग्रांडे है। नेहा को चुप देखकर सुजाता ने उत्तर दिया। मियाँ, ये ड्राइवर? लेकिन आप तो कह रही थी मुझे उसके साथ। नेहा ने अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया। तो क्या हुआ? लियो ग्रांडे पर सबका अधिकार होना चाहिए, उन सबका जो अपनी अधूरी लिस्ट लिए हुए घूम रही हैं। दुनिया में लियो ग्रांडे हैं ही कितने? मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि तुम्हारा खजुराहो विस्फोट उसी के पास है। सुजाता ने बात को बीच बीच में छोड़कर कहा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस उलझन भरा चेहरा लिए बैठी रही। चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई, मुझे सुबह जल्दी निकलना है, सुजाता ने उठकर कहा। कल लंच लें साथ में? नेहा ने भी उठते हुए कहा। नहीं रे, कल तो मैं किलिंजर जा रही हूँ कुछ रिसर्च करने, आते हुए रात हो जाएगी मुझे। कल मैं वापस जाऊँगी, तब तक तो तुम जा चुकी होगी। अच्छा, अपना ध्यान रखना। याद रखना कि खुशियाँ तुमसे बस एक कॉल की दूरी पर हैं। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, शुभ रात्रि। मुस्कुरा कर इतना कहकर सुजाता पलटी और अंदर चली गई। नेहा कुछ देर उस तरफ देखती रही, फिर वो भी पलटकर कमरे की तरफ बढ़ गई। मियाँ ने नेहा का सामान 2 लोगों के लिए बने प्रथम श्रेणी कूपे में सीट के नीचे व्यवस्थित कर दिया तो नेहा बर्थ पर बैठ गई। नेहा के बैठते ही मियाँ ने अपने साइड बैग में से कुछ कागज़ और एक पैकेट निकाल लिया। मैडम, ये मेरी और मैनेजर हम दोनों की एप्लीकेशन है। अगर आपकी कंपनी इस होटल को ख़रीद लेती है तो प्लीज़ हमें रख लीजिएगा। कुछ अनुनय भरे स्वर में मियाँ ने कुछ कागज़ और पैकेट को नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नेहा ने कागज़ ले लिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और ये पैकेट क्या है? नेहा ने पैकेट को देखते हुए पूछा। जी, ये आपके लिए हवेली होटल की तरफ से है। मियाँ ने कुछ अटकते हुए उत्तर दिया। नेहा ने उस पैकेट को लेकर बर्थ पर रख लिया और पर्स से निकालकर 500 रुपये के 2 नोट मियाँ की तरफ बढ़ा दिए। अरे नहीं मैडम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मियाँ ने विरोध करते हुए कहा। नहीं, रखो चुपचाप, ये मेरा ऑर्डर है। मैं तुम्हारी नई बॉस होने वाली हूँ, समझे? नेहा ने प्रेम से डपट कर कहा तो मियाँ ने सकचाते हुए पैसे ले लिए। इतने में एक और महिला भी कूपे में आ गई। उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए मियाँ ने उस महिला का सामान भी सीट के नीचे व्यवस्थित कर दिया। ट्रेन यहाँ 5 मिनट रुकती है, इसलिए जल्दी नहीं है। नेहा की नीचे की बर्थ है। वो महिला जिसकी ऊपर की बर्थ है वो खिड़की के पास बैठ गई। अच्छा चलो अब उतर जाओ, ट्रेन चलने वाली है। नेहा के कहते ही मियाँ अदब के साथ नेहा को अभिवादन कर कूपे से बाहर जाने को मुड़ा। मियाँ के मुड़ते ही नेहा मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में अपने आप से ही बोली, गुड लक टू यू लियो ग्रांडे। सुनकर बाहर जाते मियाँ ने कूपे के दरवाजे से पीछे मुड़कर देखा। नेहा की नज़रें उससे टकराईं। नेहा ने देखा मियाँ के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट है। उसने 1-2 पल नेहा को उसी मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर दरवाजे से बाहर चला गया। मियाँ के जाने के बाद नेहा ने मुस्कुराकर बर्थ की दूसरी तरफ महिला को देखा। महिला ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया। अभी आपको आराम तो नहीं करना है ना? मैं बैठी रहूं कुछ देर यहाँ? महिला ने प्रश्न किया। अरे बिल्कुल बैठे रहिए, मैं इतनी जल्दी नहीं सोती हूँ और अभी तो शाम भी नहीं हुई है। बस एक काम कीजिए, खिड़की का पर्दा खोल दीजिए पूरा, नेहा ने विनम्रता के साथ कहा। नेहा द्वारा उत्तर देते ही उस महिला ने घूमकर खिड़की का पर्दा पूरा खोल दिया। बाहर का उजाला अंदर कूपे में फैल गया। महिला खिड़की के पास पीठ टिकाकर नेहा की तरफ मुंह करके बैठ गई। आप खजुराहो घूमने आई थी? उस महिला ने प्रश्न किया। अरे नहीं, असल में मेरी कंपनी यहाँ की होटल हवेली को ख़रीदना चाहती है, उसका ही सर्वे करने आई थी मैं, नेहा ने उत्तर दिया। होटल हवेली? उस महिला के चेहरे के भाव कुछ देर को बदले, फिर कुछ संभलते हुए उसने कहा, हाँ बेच ही देना चाहिए उनको अब उसे। क्यों?
नेहा को महिला के चेहरे के बदले हुए भाव तथा उसकी बात से कुछ अचरज हुआ तो उसने प्रश्न किया। महिला नेहा का प्रश्न सुनकर कुछ देर को चुप रही, फिर जैसे अपने आप से ही बात करते हुए बोली, हवेली से पीछा छुड़ाने के लिए। महिला के स्वर में कुछ आक्रोश घुला हुआ है। ट्रेन स्टेशन को छोड़कर धीरे धीरे गति पकड़ रही है। पीछा छुड़ाने के लिए? नेहा ने संक्षिप्त सा प्रश्न किया। हवेली मालिक वीरेंद्र सिंह की पत्नी सुनंदा सिंह बहुत सुंदर थीं, बहुत अच्छी चित्रकार थी, बहुत अच्छा गाती थी। वीरेंद्र सिंह की अपनी व्यस्तताएं थीं। सुनंदा अपना समय खजुराहो और आसपास के ऐतिहासिक स्थानों को घूमकर चित्रकारी कर बिताती थी। बहुत सलीके से रहती थी, बहुत ग्रेसफुल महिला थी। कहते हुए वो महिला रुक गई। फिर नेहा ने उत्सुकता के साथ पूछा। वीरेंद्र सिंह अपने व्यापार के चक्कर में अक्सर बाहर ही रहते थे। एक बार जब वे कहीं बाहर थे, उसी समय सुनंदा अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ गई। कुछ कहते हैं कि जिंदा है, कुछ कहते हैं कि मर गई। कहते हुए महिला कुछ देर के लिए रुकी। वीरेंद्र सिंह फिर यहाँ नहीं रहे। हवेली को होटल में बदलकर दिल्ली चले गए यहाँ से। अब इसे बेच देना चाहते हैं। सुना है विदेश चले जाना चाहते हैं। महिला का स्वर कुछ आक्रोश में भर गया। आप इतना कैसे जानती हैं? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, जबकि मेरी कंपनी तो इस हवेली को खरीदने जा रही है। नेहा कुछ हैरानी के साथ बोली। मैं? सुनंदा और मैं एक ही कॉलेज में थे। मैं तो अब भी हूँ, सुनंदा नहीं है। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, वो इतिहास पढ़ाती थी। कविताएं, शेरो शायरी पढ़ने की भी बहुत शौकीन थी वो। बहुत अच्छी थी वो, एकदम ज़िंदगी से भरी हुई। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो यूं ही अचानक गायब हो जाएगी। कहते हुए वो महिला कुछ देर को रुक गई। और आपको तो वही पता होगा ना जो दुनिया को पता है, लेकिन मुझे वो सब बातें पता हैं जो किसी को नहीं पता। सुनंदा अपने बहुत सारे सच शेयर करती थी मेरे साथ। वो मुझसे कहती थी, एक बात याद रखना, हर मनोरोगी स्त्री के मन के रोग का कारण देह होती है। कुछ उदास स्वर में अपने आप से ही बुदबुदाते हुए कहा उस महिला ने। महिला द्वारा कहे गए अंतिम वाक्य ने नेहा को एकदम चौंका दिया। ये जो आपको अभी छोड़कर गया है, ये हवेली का ही ड्राइवर है ना? क्या नाम है इसका? महिला ने कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रश्न किया। पता नहीं, मैं तो बस मियाँ कहकर ही बुलाती रही, असली नाम पूछा ही नहीं, नेहा ने उत्तर दिया। इसका नाम कमर हसन है। सुनंदा शायद इसी के प्रेम में पड़ गई थी और शायद इसी कारण वो, महिला ने मानो अपने आप से ही बुदबुदाते हुए कहा। महिला द्वारा कही बात पर नेहा ने चौंक कर अपने हाथ में पकड़े हुए कागज़ों को खोलकर देखा। पहली एप्लीकेशन के नीचे हस्ताक्षर हैं और नीचे अंग्रेज़ी में नाम लिखा है, कमर हसन। नाम में कमर का पहला अक्षर Q और हसन का पहला अक्षर H कैपिटल करके लिखे गए हैं। हैरत में डूबी नेहा ने दूसरे कागज़ को देखा। दूसरी एप्लीकेशन के नीचे की हस्ताक्षर के नीचे अंग्रेज़ी में नाम लिखा है देवेंद्र सिंह। नाम में देवेंद्र का पहला अक्षर D और सिंह का पहला अक्षर S कैपिटल करके लिखे गए हैं। नेहा ने बर्थ पर रखे हुए पैकेट को खोला तो उसमें वही डायरी है जो हवेली होटल के उस कमरे के बुक शेल्फ में थी। कूपे की खिड़की में से नेहा ने देखा कि हवेली होटल के पास से होकर ट्रेन गुजर रही है। खिड़की से दिखाई दे रहे हवेली के झरोखों में से एक झरोखे से गहरा हरा आंचल हवा में लहरा रहा है, जैसे मारियाना ट्रेंच के गहरे ठंडे अंधेरे में हुए किसी विस्फोट से एक गहरा हरा आंचल किसी परचम की तरह ऊपर उठ रहा है। अभी आपने सुनी पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी खजुराहो। स्त्रियों के शारीरिक और मानसिक जटिल मनोभावों को, जो कि पुरुष की समझ के बाहर होते हैं, बड़ी आसानी से मनोवैज्ञानिक तरीके से और सरलता से एक्सप्लेन किया गया है, जिसे आज भी समाज में व्यक्त करना बुरा माना जाता है। आशा है कहानी आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।